नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। धम्मदीप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम आपके प्यार तथा जुड़ाव का एक उदाहरण है। दर्शकों, आपको यह विदित है कि हमारा एक सीजन पूर्ण हो चुका है और आज हम दूसरे सीजन को पूर्ण कर तीसरे सीजन में प्रवेश कर रहे हैं। इस सीजन में हम अपने प्रोग्राम में कुछ प्रश्नों या विषयों को लेंगे जो आम आदमी के जीवन और व्यवहार से संबंधित हैं। और इस मौके पर मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी का स्वागत करता हूं। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है और देश विदेशों से अनेकों सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। तो भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो बुद्धाय भंते जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे 2 सीज़न पूर्ण हो चुके हैं और आज हम तीसरे सीज़न की पहली कड़ी पे पहुंच चुके हैं। और यह तीसरा सीज़न बहुत ही मुख्य है क्योंकि यह एक तरह से बहुत ही व्यवहारिक सीज़न, जिसको कहिए कि आगे आने वाला है। आज इस सीज़न का हमारा पहला प्रश्न है कि कृपया आप हमें बताएं कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है तथा तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। भंते जी, कृपया इस पर प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी। मेरे दर्शकों, मुझे बहुत बहुत खुशी है आप लोगों से मैं दोबारा जुड़ पाया हूँ। तो हमारा ये जो तीसरा सीज़न है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम किस प्रकार से तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमारा सामाजिक पारिवारिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उसमें से पहला प्रश्न ये है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसे मानता हूँ कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि हर व्यक्ति जो पैदा होता है वे अपने जीवन को उद्देश्य अपने समझ के हिसाब से ही देता है। जिसकी जैसी समझ होती है, जिसकी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के प्रकार, समझ के प्रकार वे अपने जीवन को उद्देश्य देता है। तो इसको एक उदाहरण के स्वरूप समझ सकते हैं। ऐसे समझ सकते हैं कि 2 चित्रकार हैं। एक चित्रकार मान लेते हैं मायूस है, कोई घटना उसके जीवन में घटी है एक दिन और मायूस है, और दूसरा चित्रकार है जिसके जीवन में कोई एक खूबसूरत घटना घटी है और वे बड़ा खुश है। अब ये दोनों चित्र बनाना शुरू करते हैं कोरे कागज़ पर। तो जो चित्रकार मायूस है वो क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है वे ऐसे चित्र बनाएगा, ऐसे रंग भरेगा उन चित्रों में जो उसके दुख को झलकाती हैं। जैसे कि काफ़ी गहरे रंग होंगे, काला रंग हो सकता है या बहुत गहरा नीला रंग, इस प्रकार के रंग भरेगा और उस चित्र को जितना हो सकता है वे उतना दुखीले स्वभाव का दिखाने का कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। मगर जो दूसरा चित्रकार है जो खुश है वे क्या करेगा? वो ऐसे चित्र बनाएगा, उनमें ऐसे रंग भरेगा जिसमें से साफ झलकेगा कि वे खुश है। और जिस प्रकार के रंग भरेगा जैसे हो सकते हैं हल्के से गुलाबी रंग, हल्के से पीले रंग, हल्के से नीले रंग, इस प्रकार का खूबसूरत चित्र बनाएगा। तो जो भी व्यक्ति इन 2 चित्रों को देखता है समझ पाता है कि
एक पत्रकार या एक चित्रकार जो है उसने बड़े दुख भरे मन से चित्र बनाया है, और दूसरा जो है बड़े हंसमुख चित्त से चित्र बनाया है। तो इसी प्रकार से एक मनुष्य जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो बिल्कुल हूबहू कोरे कागज के समान होता है, मगर उसकी परिस्थितियाँ, उसकी समझ उसके जीवन को दिशा देना शुरू करती है। अगर उसकी समझ कम होगी, उसकी परिस्थितियाँ उसे मजबूर करेंगी, तो वे अनजाने में ही अपने जीवन में ऐसे रंग भरना शुरू करेगा जिससे सिर्फ और सिर्फ दुख का ही अनुभव करता है। और कोई समझदार होगा, परिस्थितियाँ मजबूर भी करती हों मगर समझदार होगा, तो वे अपने जीवन को प्रयास करेगा कि सही दिशा की ओर बढ़ता रहे और खूबसूरत फैसले लेगा अपने जीवन में और अपने जीवन को खुशहाल और सुंदर बनाएगा। ये था एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मनुष्य जीवन का उद्देश्य इस रूप में भी समझा जा सकता है। मान लो कि एक ट्रेन है, पटरी पर 300-400 के गति पे चल रही है। बीच में कोई हादसा हो जाता है और वे जो ट्रेन है पटरी से उलट जाती है। तो जब वे पटरी से उलट जाती है, अब उस ट्रेन के डिब्बे को दोबारा से पटरी पे लाना बड़ा सामर्थ्य लगता है, बड़ा समय लगता है उसमें, और वापस से शुरू किया जाए और वापस से वो 300-400 की गति की स्पीड को पकड़े, बड़ा कठिन है। तब तक तो कहीं सारी ट्रेनें उसके आगे निकल जाएंगी। इसी प्रकार से मनुष्य जब पैदा होता है और उसके जीवन की गाड़ी गति पकड़ने लगती है, हो सकता है अपने अहंकार के चलते, अपने क्रोध के चलते वे जाने अनजाने में ऐसे फैसले लेता है कि उसकी जो गाड़ी की जो जीवन के गाड़ी की दिशा है वो दिशा विहीन हो जाती है, वो गलत दिशा पकड़ लेती है। हो सकता है कि उसे वापस से दिशा पकड़ने में कहीं वर्ष लग जाए। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में जो हम आमतौर पे फैसले लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें मजबूर करते हैं कि हमने जो दिशा पकड़ी थी वो दिशा रोक के पीछे की ओर जाते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई ऐसे गलत फैसले ना लिए जाएं जो हमारे पर उसका हमें उन बातों का दुष्परिणाम भोगना पड़े। इसको और एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि आप सभी, खास करके बच्चों ने सांप सीढ़ी गेम खेला है, खेलते रहते हैं। तो मान लेते हैं कि 2-4 व्यक्ति मिलके सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, और जैसे जैसे गोटी आगे बढ़ने लगती है तो हम देखते हैं किसी न किसी जगह पे सांप रहता है, और वहाँ पे जैसे सांप डसता है तो जहाँ पर हम ऊपर पहुँच चुके हैं वहाँ से वापस नीचे आते हैं, है ना। तो जीवन में भी बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। जब हम काफ़ी प्रयास करके जीवन में तरक्की करते हैं, तरक्की करने के बाद जब हम गलत फैसले लेते हैं, गलत फैसले लेने के कारण वो उसका परिणाम इस रूप में होता है कि जो हमने तरक्की की है वहाँ से गिर के वापस से शुरुआत करनी पड़ती है, और ये चक्र चलता रहता है। तो इसीलिए मनुष्य को अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए ऐसे फैसले लेने चाहिए कि उसको उसके फैसलों की हानि ना हो, उसको अपने फैसलों का खामियाजा ना भुगतना पड़े। तो इतना ही है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार, अपने परिस्थितियों के अनुसार उद्देश्य देता है। इसीलिए मैंने कहा मनुष्य जीवन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता, हर व्यक्ति अपने समझ के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से उद्देश्य देता है। और फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया। दूसरा प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति को तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे एक देश होता है, एक देश के कई सारे आयाम होते हैं। जैसे कि हर देश का एक ऐतिहासिक आयाम होता है, हर देश का अपना राजनीतिक आयाम होता है, हर देश का अपना सांस्कृतिक आयाम होता है। वैसे ही एक व्यक्ति के कई आयाम होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन के कई आयाम होते हैं, मगर मुख्यतः 4 आयाम में देखता हूँ
जो मुझे स्पष्ट रूप से समझ आते हैं। उनमें से एक आयाम तो ऐसा है, हम कह सकते हैं कि वे उसका प्रोफेशनल आयाम है, प्रोफेशनल हम कहेंगे पेशेवर आयाम। और दूसरा जो है उसका पर्सनल है, पर्सनल आयाम है, व्यक्तिगत आयाम है। और तीसरा जो है उसका वो सामाजिक आयाम है, सोशल डायमेंशन है। और चौथा जो है उसका साइकोलॉजिकल डायमेंशन है या मनोवैज्ञानिक आयाम है। तो ये 4 आयाम क्या हैं, इनको हम स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने सबसे पहले कहा एक व्यक्ति का प्रोफेशनल डायमेंशन होता है, पेशेवर आयाम होता है। तो पेशेवर आयाम क्या होता है? फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन किस तरह के पेशे में है, किसी भी प्रकार के पेशे में हो, तो वे उसमें बड़े लगनता से, मेहनत से, कुशलतापूर्वक अपने पेशे को निभाता है। बड़ी लगन से, बड़ी मेहनत से जिस किसी भी पेशे में हो उसे बड़ी कुशलता से निभाता है। उदाहरण के लिए हम समझने का प्रयास करेंगे कि मान लेते हैं एक छात्र है, उसका काम है स्कूल जाना, उसका काम है पढ़ाई करना, और वो स्कूल जाता है मगर पढ़ाई नहीं करता, तो वे उसकी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरी नहीं कर पाता है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति सिर्फ एक नाम के लिए एक पेशे में है, उसमें कुशलतापूर्वक नहीं है, तो उसकी जो धन कमाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा नहीं फैल पाती। तो इसीलिए जिस किसी भी पेशे में हो, बड़ी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से वे अपने पेशे को निभाए। अब जब पेशे को निभा रहा है तो जाहिर सी बात है उससे उसको कुछ न कुछ उसको जीवनी मिलती होगी, आजीविका मिलती होगी। तो जो भी वो जीवनी कमाता है वो सम्यक हो, सही रास्ते से, सही रूप से कमाई जा रही हो, इसका भी ध्यान देना है। और इसी के चलते तथागत बुद्ध ने सम्मा आजीविका की बात की। आर्याष्टांग मार्ग की जब हम बात करते हैं तो उसमें तथागत बुद्ध कहते हैं कि सम्मा आजीविका का मतलब है जो भी आपकी जीवनी है वो सम्यक रहे। सम्यक किस रूप से? सम्यक इस रूप से कि जिस किसी भी आप पेशे में हो वो पेशा ऐसा रहे कि उसका समाज पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ता हो। मान लेते हैं एक व्यक्ति दारू बेचता है, तो जो भी व्यक्ति उसके पास से दारू ले जाएगा, जाहिर सी बात है दारू पी के कलह करेगा, मारपीट करेगा, और किसी के क्योंकि दारू बेचे जाने के कारण ऐसे समाज में दुर्गति फैल रही है, ऐसा दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है समाज को, तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसा पेशा सम्यक नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हमारी पेशे को ऐसा चुनना चाहिए जिसका प्रभाव समाज पे अच्छा रहे, सुंदर रहे। तो जब मैंने इतना कहा कि आजीविका जो है सम्यक रूप से कमानी चाहिए, अब जब ये आजीविका उसने सम्यक रूप से कमाई, धन सम्यक रूप से कमाया, अब क्या करेगा? धन को सुरक्षित रखेगा, कहीं गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, इसको चोरी होने से बचाएगा, धोखा होने से बचाएगा, इस रूप से अपने धन को प्रोटेक्ट करता है। ये हो गया पेशेवर आयाम, ये हो गया प्रोफेशनल डायमेंशन। अब दूसरा जो आयाम है व्यक्तिगत आयाम यानी तो पर्सनल डायमेंशन, इसमें क्या होता है? पर्सनल डायमेंशन में होता है एक व्यक्ति का परिवार। परिवार क्या होता है? परिवार माता पिता से बनता है, पति पत्नी से बनता है, बच्चों से बनता है, भाई बहन से बनता है। तो ये सब मिला के हमारे परिवार के सदस्य कहलाते हैं। तो पेशेवर आयाम क्या हुआ? पेशेवर आयाम में हमारा परिवार होता है। परिवार में कौन कौन होते हैं? परिवार में माता पिता होते हैं, पति पत्नी होता है, और बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं। तो इन सबको मिला के हमारा परिवार बनता है। अब ये जो परिवार है हमारा, इसका हमें भरण पोषण, जो हमने धन कमाया, जो हमारे प्रोफेशनल डायमेंशन में, जो हमारा पेशेवर आयाम से जो हमने सम्यक रूप से धन कमाया, उस सम्यक रूप से कमाया धन हम हमारे परिवार का भरण पोषण करने में उस धन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब
किसी भी व्यक्ति को, जब मैं ये बात कहता हूँ तो काफ़ी गौर से आप सुने कि किसी भी व्यक्ति को जो वे 8 घंटे, मोटा मोटा हर व्यक्ति अपने 24 घंटे में से 8 घंटे अपने काम के लिए निकालता है। कोई व्यक्ति ज़्यादा भी समय निकाल लेते हैं, आमतौर पे 8 घंटा हम निकाल लेते हैं, और बाकी के बचे कुछ 16 घंटों में से हम 8 घंटे घर पे बिताते हैं, ठीक है। और बचे कुछ बाकी के जो और 8 घंटे हैं वो हम समाज के कार्यों में बिताते हैं। तो ये जो 8 घंटे जो हम घर पे बिता रहे हैं, एक व्यक्ति को बड़ा ध्यान देना है कि वे अपने काम में जो उथल पुथल हो रही हैं उन बातों को अपने परिवार के सदस्यों पे ना निकालें। अपने काम का गुस्सा अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे बिल्कुल ना निकाले। अगर ऐसा करता है तो वे अपने पेशेवर आयाम को भी हानि पहुंचा रहा है, साथ साथ में पारिवारिक आयाम को भी हानि पहुंचा रहा है। तो इससे बचें, इससे बचें। मगर मैं ये कहता हूँ कि पैसा जब हम कमाते हैं तो सम्यक रूप से कमाना है, और सम्यक रूप से कमाने के बाद जब परिवार का भरण पोषण हो रहा है तो वो भी प्रेम से, मैत्रीपूर्वक हो। और किसी व्यक्ति को पैसा कमाते समय अपने जीवन में ये इस बात का ध्यान रखना है कि पैसा कमाना उसका लक्ष्य ना हो। एक मनुष्य जीवन जो इतना बहुमूल्य जीवन है, इतना अनमोल जीवन है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है। पैसा जाहिर सी बात है जीवन के बहुत सारे बातों में ज़रूरी है, पैसे का एक अपना एक महत्व है, मगर पैसा कमाना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य कहीं सारी बातों से पूरा होता है। तो जिम्मेदारियां हैं तो परिवार का भरण पोषण करना चाहिए, मगर पैसे के पीछे बावलापन ना करें। इसको मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ, आपको और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हम इस धरती की ही बात करते हैं, इस धरती पे ही कई प्रकार के संस्कृतियाँ आज के समय भी जीवित हैं। तो एक तो हमारी हो गई भारतीय संस्कृति, इसी प्रकार से विदेश में कई प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। तो मोटा मोटा ये जो 21वीं शताब्दी का जो समय चल रहा है, जिस लहर को कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन, तो इस ग्लोबलाइजेशन की लहर में धन को, करेंसी को काफ़ी महत्व दिया गया है। भारत में रुपए चलता है, विदेश में जैसे अमेरिका हो तो डॉलर चलता है, इंग्लैंड हो तो वहाँ पे पाउंड चलता है। तो जब ये पाउंड चलता है, तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए एक उदाहरण के स्वरूप समझते हैं। इस धरती पे ही कई प्रकार की संस्कृतियाँ रह रही हैं वर्तमान में, जैसे कि एक भारतीय संस्कृति हुई, भारत के अलावा इस प्रकार से कई प्रकार की संस्कृतियां हैं। तो आमतौर पे ये जो ग्लोबलाइजेशन की लहर चल रही है, इस ग्लोबलाइजेशन की लहर में करेंसी का अपना एक महत्व है, एक अपना स्थान है। तो भारत में जिस प्रकार की करेंसी चलती है उसे हम रुपए कहते हैं, और इसी प्रकार की यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन में जो करेंसी चलती है उसे पाउंड कहते हैं, अमेरिका में जो चलती है डॉलर कहते हैं। तो ये जो करेंसी है, ये जो रुपए है, इसको इन समाजों ने, इन सोसाइटीज़ ने इनकी रचना की। मगर इसी ही धरती पे वर्तमान में ही ऐसे भी सोसाइटी हैं जहाँ पे आपके इन पैसों का, आपके इन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं है। उनके सामने वे सिर्फ ये कागज़ के टुकड़े हैं। जैसे कि अगर आप अमेज़न के जंगलों में जाके देखेंगे, वहाँ पे कबीले रहते हैं, इतना शांत रहते हैं वहाँ के लोग, कुदरत के साथ एक हो घुल मिल कर रहते हैं। और वहाँ पे आप अपनी डिग्रियाँ ले जाएं, आप कहें कि आपने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई किया, या आप कहें कि आप बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्यों ऐसा फ़र्क है? क्योंकि इस पैसे की रचना इंसान ने की। इसीलिए मैंने कहा एक है ना, मनुष्य का जीवन जो है, उद्देश्य धन कमाना नहीं होना चाहिए। इसके मनुष्य का जीवन इससे कहीं ऊंचा है। तो हमें उन बाकी की बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा व्यक्तिगत आयाम है। अभी व्यक्तिगत आयाम के अलावा फिर मैंने कहा सामाजिक आयाम, सोशल लाइफ, सोशल डायमेंशन। तो सोशल डायमेंशन किन बातों से बनता है? हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हम जिस समाज में रहते हैं, उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी को,
और जिस देश में रहते हैं उसको, ये सब को मिलाकर कहा जाता है ये हमारा सोशल लाइफ है, ये हमारा सोशल डायमेंशन है, सामाजिक आयाम है। तो जब मैं कहता हूँ रिश्तेदार, तो एक व्यक्ति को अपने रिश्तेदारों के साथ मैत्री पूर्वक, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसी प्रकार जब मैं कहता हूँ दोस्त, तो दोस्तों के साथ भी हमें ऐसे दोस्तों के साथ दोस्ती करनी चाहिए जिनके साथ हमारे विचार मिलते हों, उनकी संगत करनी चाहिए जो स्वभाव में अच्छे हों, क्योंकि इंसान की संगत का असर उसके चरित्र पर पड़ता है। तो व्यक्ति अपने दोस्तों को बड़ी सावधानी से चुने। अब इसके अलावा मैंने कहा सोसाइटी, जिस कम्युनिटी में रहता है, तो कम्युनिटी में रहता है तो वहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को कैसे पूरी करेगा। मान लेते हैं एक व्यक्ति गेटेड कम्युनिटी में रहता है, गेटेड कम्युनिटी में रहता है तो एक मेन गेट से जब एंटर कर रहा है उस कम्युनिटी में, और जब जहाँ तक अपने घर तक पहुँचता है, मान लेते हैं बीच का रास्ता, सड़क जो है गड्ढों से गड्ढे हैं उसमें, तो गड्ढे हैं तो वो उसी कम्युनिटी में रहता है, तो तकलीफ़ तो उसी को हो रही है अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो क्या करेगा, तो वे उस कम्युनिटी में रहने वाले सभी लोगों से मिलेगा, मिलके मीटिंग रखेगा और धन इकट्ठा करके उस सड़क की मरम्मत करवाएगा, है ना। तो इस प्रकार से एक जिम्मेदार सदस्य, समाज का एक जिम्मेदार सदस्य के भांति अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। इसी प्रकार से जब मैंने कहा देश, देश भी सामाजिक आयाम में आता है, तो जी हाँ, जैसे कि हम सब भारतीय हैं, भारतीय होने का हमें गर्व होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि भारत का प्रभाव विश्व के इतिहास पर काफ़ी गहरा रहा है, और जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उनमें से भारतीय सभ्यता काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। तो इसीलिए जब हम विदेश में होते हैं तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारे देश के लोगों को सर नीचा करने का अवसर मिले। हमें हमेशा ऐसा ही कार्य करना चाहिए, देश में रहें विदेश में रहें, खास करके विदेश में रहते हैं तो हमें ऐसा रहना चाहिए कि हमें हमेशा फ़ख्र से हमारा सर ऊंचा करके लोगों को हमारे देश के बारे में बताने का अवसर मिले। तो ये होता है सामाजिक आयाम, सोशल डायमेंशन। तो ये 3 आयाम जो मैंने बताए, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, ये 3 आयाम व्यक्ति के जो हैं आंखों देखे हैं, देखे जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की लोगों को दिखती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल के रहता है तो समाज के लोग देखते हैं, समझते हैं। और कोई व्यक्ति समाज में रहते हुए समाज की जिम्मेदारियों को पूरी करता है तो ये भी दिखता है उसके स्वभाव में। मगर जो चौथा आयाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है मनोवैज्ञानिक आयाम, या नहीं तो साइकोलॉजिकल डायमेंशन। तो एक व्यक्ति का मनोस्थिति कैसा है वो सिर्फ उस व्यक्ति के अलावा कोई नहीं जान सकता। तो एक व्यक्ति के मनोस्थिति को या उसके चरित्र को सुंदर बनाने में बहुत सारी बातों का योगदान होता है, और ये लिस्ट अपने आप में पूरा नहीं किया जा सकता। फिर भी कुछ ऐसे सद्गुण हैं, फिर भी ऐसे कुछ गुण हैं जो व्यक्ति के चरित्र को सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला गुण एक व्यक्ति को जो सुंदर बनाता है वह है क्षमाशीलता और दयालु भाव। वैसे तो हम उम्र में काफ़ी बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद हमको ये गुण विकसित करना पड़ता है, बड़े दुख की बात है। मगर जब कोई बच्चा पैदा होता है, 2-3 साल का बच्चा, उसमें ये गुण स्वाभाविक रूप से होता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से क्षमाशीलवान होता है, दयालु किस्म का होता है, कोई भी बच्चा हो। मगर बड़े होते होते उसमें ये जो उसका गुण है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने लगता है। तो अध्यात्म के रास्ते पर कोई व्यक्ति का पहला कदम हो तो वो पहला कदम इसी ही गुणों के आधार पर रखा जाता है। कोई व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कहे, आध्यात्मिक कहे, मगर उसमें क्षमा करने की भावना ना हो, मगर उसको दया दिखाने की भावना ना हो, और वो व्यक्ति खुद को धार्मिक कहे, आध्यात्मिक कहे, वो गलत दिशा है। सबसे पहला गुण अगर हमें अध्यात्म की ओर बढ़ाता है तो वो यही है, क्षमा करना और दया दिखाना।
अब इसके अलावा और कौन कौन से गुण हैं जो एक व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, उसके चरित्र को सुंदर बनाते हैं? तो उनमें से दो गुण ऐसे हैं जो हमको समझना है। एक तो है अहिंसक और दूसरा है शांति प्रिय। तो ये जो दो गुण हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई व्यक्ति अहिंसक होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वे शांति प्रिय भी होता है। तो हर व्यक्ति को अहिंसक पूर्ण उसका व्यवहार हो और शांति प्रिय उसका स्वभाव हो, ऐसे उसमें उसको सद्गुण विकसित करने चाहिए। इनके अलावा क्या होते हैं और गुण जो एक व्यक्ति के चरित्र को सुंदर बनाते हैं? तो और दो गुण इस प्रकार से हैं कि वे झूठा ना हो, झूठ ना बोलता हो, धोखा ना देता हो, लोगों का विश्वासघात नहीं करता हो, ये एक गुण है। साथ ही और एक गुण क्या है? सच्चा हो, लोगों की मदद करता हो, लोगों को धोखा ना देता हो। तो ये गुण भी जब इंसान विकसित करता है तो उसका चरित्र बड़ा सुंदर बनता है। अब इसके अलावा क्या है? तो और दो गुण हैं। और दो गुण क्या हैं? तो एक तो है कि वे चोरी नहीं करता हो। चोरी नहीं करता हो, ये अपने आप में गुण है। चोरी नहीं करता हो, साथ साथ दान धर्म करता हो, लोगों की मदद करता हो। तो इस तरह के गुण भी इंसान के चरित्र को, चित्त को, मन को सुंदर बनाते हैं। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है कि एक व्यक्ति व्यभिचारी नहीं हो, व्यभिचारी नहीं हो और ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो व्यभिचारी क्या हुआ? जिन जिन लोगों की शादी नहीं हुई है वे प्रयास करेंगे कि वे ब्रह्मचर्य का जीवन जिएं, मगर जिनकी शादी हो रखी है तो वे सिर्फ अपने पति पे या पत्नी पे ही केंद्रित रहें। इनके बाहर निकल के आंखें किसी और पे रखते हैं तो वे गलत है, अध्यात्म के रास्ते में उसके लिए वो बाधा है। तो वे अपने पति पे, पत्नी पे केंद्रित रहे और साथ ही ब्रह्मचर्य जीवन का जितना हो सकता है स्वाभाविक रूप से पालन करता रहे। इसके अलावा और कौन से गुण है एक व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, कुशल बनाते हैं? तो एक गुण इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति जो है नशा पता नहीं करता हो, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता हो। क्यों? क्योंकि जब कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन करेगा तो जितने भी सद्गुण उसने विकसित कर रखे हैं कहीं ना कहीं नशे के बहकावे में आके गलत काम कर देगा, कहीं ना कहीं मारपीट कर देगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गलत काम कर देगा जिससे कि उसके सारे विकसित किए हुए सद्गुण हैं वो धीमे धीमे कमज़ोर होने लगते हैं। इसीलिए व्यक्ति को नशा पता नहीं करना चाहिए। अब और दो गुण कौन से हैं? तो एक है मैत्री पूर्वक रहना और दूसरा सदैव हर्षित रहना, हमेशा हर्षित रहना, खुश रहना। तो व्यक्ति जब ये दो गुण भी विकसित करता है तो उसका चित्त जो है, उसका मन, उसका चरित्र सुंदर होने लगता है। तो ये जो गुण मैंने बतलाए हैं ये सारे हम नाना प्रकार के अभ्यासों से इनको विकसित किया जा सकता है। धीमे धीमे व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इन गुणों का विकसित कर सकता है। मगर दो ऐसे गुण हैं जिनको केवल और केवल ध्यान साधना के द्वारा ही विकसित किया जाएगा। तो एक तो है ऐसा गुण जिसे कहा जाए कि मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी। तो सही रूप में मेंटल स्टेबिलिटी, सही रूप में इमोशनल स्टेबिलिटी तब आती है जब एक व्यक्ति ध्यान साधना में परिपक्व हो। तो ध्यान साधना भी कई प्रकार की होती हैं, मगर तथागत बुद्ध के अनुसार मोटे मोटे दो प्रकार की ध्यान की धाराएं हैं। एक कहलाता है समथ, एक कहता है विपासना। तो ये दो धाराओं के आधार पर जब कोई व्यक्ति अपने माइंड को और इमोशंस को स्टेबलाइज करे तो वे कहलाता है सही रूप से मेंटल स्टेबिलिटी लाना, इमोशनल स्टेबिलिटी लाना। अभी जो सबसे आखिरी गुण है जो मुझे समझ आता है कि हर व्यक्ति को जितने भी गुण मैंने बताए अभी तक, ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक होगा तभी ही ये गुणों को विकसित कर पाएगा। जैसे कि मैंने बताया क्षमाशीलता, दयालु, अहिंसक, शांति प्रिय इत्यादि, ये सारे गुण गिनाए। ज़रूरी नहीं है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही इन गुणों को विकसित करेगा।
हो सकता है कि व्यक्ति आध्यात्मिक ना हो, फिर भी ये गुण उसमें मिल सकते हैं। मगर इसके अलावा, इन सभी गुणों के अलावा एक ऐसा गुण है जो एक व्यक्ति के चरित्र को सुंदर बनाता है, वो है कि वे अध्यात्म की ओर उसका झुकाव हो, वे विश्वास रखता हो कर्म के सिद्धांत में। जब कोई व्यक्ति कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखता है तो वह जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं करता जिससे कि उसे खुद को ही उसका दुष्परिणाम भोगना पड़े। तो मोटा मोटा एक व्यक्ति, जो मुझसे प्रश्न पूछा गया कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर एक व्यक्ति अपना जीवन कैसे व्यतीत कर सकता है, तो एक व्यक्ति अपने तथागत बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन इन बातों के द्वारा व्यतीत कर सकता है, जिसमें मुख्यतः 4 आयाम आ गए। उन 4 आयामों को मैंने बड़े विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को समझा दिया है। आशा करता हूँ मैंने आपकी जिज्ञासा को शांत किया है। नमो बुद्धाय। भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और चर्चा में भाग लिए। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन कोई सुझाव, शिकायत या संदेश भेजना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर अपना संदेश भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर आप भेज सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सुझाव या संदेश हमें भेजकर हमसे या भंते जी से अपना मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो